भाईचारे पे जो एक गांठ लगी या मैं कहूँ दरार पड़ी, उस पर आना चाहती हूँ। आपके बगल में नफीस साहब बैठे हुए हैं, ओवैसी साहब आए, हुमायूं कबीर आए, दोनों ने हाथ मिलाया, कहा मुसलमान हमारे साथ है, वोट हमें करेगा। ऐसा लग रहा था ममता बनर्जी का गढ़ ढा देंगे, और फिर आज खुद ही उनका गठबंधन ढह गया। देखिए सुचारिता, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं और ये बंगाल में बैठे हैं, बगल में कहां बैठे हैं, बहुत दूर का फासला है, नंबर 1। दूसरे एक चीज को समझिए, ये जो यूसीसी का दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, दो चीजें साथ साथ हो गई। एक करेला और नींद चढ़ा। एक तो गठबंधन टूट गया, जिससे जो उम्मीदें थी मुसलमान के वोट के बिखराव की, वो उम्मीदें पानी फिर गया। ठीक है। उसके बाद में यूसीसी का ऐलान करना, मैं समझता हूं मुसलमानों को जोड़ने का काम करेगा, ये तोड़ने का काम नहीं करेगा। और मुसलमान जितना जुड़ेगा यूसीसी के डर से, इतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूसीसी को मुसलमान नहीं मानता, और मैं भी उसको कंडम करता हूं। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यूसीसी को मैं कंडम करता हूं, यूसीसी को मैं भी नहीं मानता। तीसरी और अंतिम बात जी, ये हुमायूं कबीर और असदुद्दीन अवैसी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी से बहुत कुछ पहले भी होने वाला नहीं था। अच्छा। लोग कयास लगा रहे थे कि भाई शायद कुछ होगा, उम्मीदें थी, लेकिन क्यों नहीं मानते मौलाना रशीदी जी? रुकिए यार, बीमारी क्यों है आपको? रुकिए ना शादाब जी, रुकिए। हर आदमी के बीच में बोलोगे आप, चुप नहीं बैठा जाता आपसे। फिर आप कहते हो वैसे बोल गया, वैसे बोल गया। बोलने दो भाई, बोलने दो भाई, खोलने दे तुम्हें। अच्छा ठीक है, ठीक है। तलाक के नाम माँ के साथ हलाला हुआ है क्या? मुस्लिम बेटियों के साथ, मुस्लिम बेटियों के साथ हमारे घर में किसी के साथ हलाला हो गया? नहीं, सुनिए जरा। तुम्हारे घर में? अच्छा, ये भाषा नहीं, यहाँ घर में परंपराएं चलती होंगी। ये एक दूसरे के घर पर मत जाइए किसी के साथ भाई, ये बहुत तो ये अच्छी बातें नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर आप लोग तो कब से आ रहे हैं, ये बताना पड़ेगा मुझे आपको। यहाँ पर मैं क्लास लगाकर बताऊं आप लोगों को कि क्या बोलना चाहिए, नहीं। अरे सुन लीजिए, बात छोड़िए पीछे, मैं आपसे पूछती हूँ, मुद्दे पर आइए। रशीदी साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। अरे सुनिए, इनसे पूछिए क्या है हलाला। इस्लाम में है ही नहीं पहले से हलाला। ये बिना वजह हलाले को हथियार बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। से चल रहा था ये पागल आदमी जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, तो कह रहे थे उसे बंद किया जा रहा है, चुप बैठो तुम यार, आप बेटियों को मतलब गलती करे मत, नशे में आए शौहर। आधे घंटे के बाद बोल रहा हूँ। अब मैं रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पर, और हर्षवर्धन जी को ले लीजिए। एक सेकंड मुझे सुनिए। नहीं, शादाब जी रुकिए एक मिनट, आप पहले उनका समय है, उनको बोलने दीजिए, वो सही बात कह रहे हैं, उनका समय था, मैं उनके पास गई हूँ। चारू जी को लीजिए। नहीं, रुकिए। रशीदी जी, आपने कहा कि इस गठबंधन से तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, तो फिर आपने शुरुआत में ये क्यों कहा कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया, मुस्लिम वोट की आस लगाए बैठे थे, अब मुस्लिम वोट तुम्हारे। अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो फिर क्या है? सुचारिता, एक बात को सुनिए, और हर्षवर्धन जी बैठे हैं, इसको मानेंगे, जरूर मानेंगे। ठीक है। असदुद्दीन अवैसी और हुमायूं कबीर के मिलने से कुछ उम्मीद बंधी थी कि मुसलमान वोट का बिखराव होगा। ममता के साथ में जो वोट मुस्लिम जाना था, वो शायद इस जोड़ी की वजह से कहीं ना कहीं ममता से दूर होगा, और जितना मुस्लिम वोट ममता से दूर होगा, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये होने वाला था। एक तो जोड़ी टूट गई, दूसरे जो यूसीसी का जो दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं बंगाल जैसे राज्य में इस तरह का दांव चुनाव से पहले नहीं खेलना था। जो वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला था, जिसने मन बनाया था भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, यूसीसी का लफ्ज सुनने के बाद वो वोट भी सारा वापस चला जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत सा हिंदू वोट आ जाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं, और सिर्फ मैं हिंदू क्यों कहूं, बाकी धर्मों के भी लोग, जो उनको लगता है कि एक यूसीसी होना चाहिए। बहुत से मुसलमान लोग भी मानते हैं सर कि यूसीसी सही है, उसमें गलत क्या है? कोई नहीं मानता, मुसलमान कोई नहीं मानता। शादाब जी तो बैठे हैं आपके सामने, तो ना हिंदू ना मुसलमान वो मानता है, जो ना हिंदू ना मुसलमान वो मानता है। सुनिए बात, अब मैं ज्यादा टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले यूसीसी का जो दाव है, जिस तरह से आप लोग बताना चाह रहे हैं कि ये दाव बहुत भारी पड़ेगा और हिंदू वोट आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बहुत सोचने और समझने की बात है। समझिएगा और देखिएगा, जिस पे परिणाम आएंगे, मैं और आप बैठेंगे, जिस दिन परिणाम आएंगे। अच्छा ठीक है, अपना जवाब दे दीजिए। वो देना चाह रहे हैं जवाब, वो जवाब देना चाह रहे हैं।
सुचारिता जिस दिन परिणाम आएगा, हाँ। मुझे और हर्षवर्धन जी को बिठाइएगा, ठीक है, मैं आपको कब तक बताऊंगा बोलेंगे इससे भाई कितना साहब? होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन रशीदी जी कह रहे हैं मुझे और हर्षवर्धन जी को बिठाइएगा, फिर हम असेस करेंगे कि देखिए क्या हुआ है। वो कह रहे हैं मुसलमान भी छिटक गया चारू जी आपसे, और हिंदू भी नहीं चाह रहा है, आप यूसीसी का दाव चलते रहिए, कोई नहीं आएगा आपके पास। देखिए जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, दाव खेलना, भारी पड़ना, पहले तो मैं ये बता दूं, ये नागरिकों के बारे में विषय है, ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये भारत के नागरिकों का विषय है। दूसरी बात आप ये देखिए, ये नेशनल टेलीविजन पे आपके शो पर सुचारिता जी कैसे झूठ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सारी प्रैक्टिसेस के अंदर भंग डाली जाएगी। भाई इसमें कोई फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन नहीं है, इसमें केवल ये है कि एक देश में अगर एक कानून है, मैंने तो ये चीज बोली नहीं, संविधान के आधार पर चलेगा या आपके धर्म के आधार पर चलेगा। और एक ही देश में एक ही कार्य करने के दो अलग अलग मायने कैसे निकाले जा सकते हैं। अगर एक बच्चा हिंदू परिवार में जन्म लेता है और दूसरा बच्चा मुसलमान परिवार में जन्म लेता है, तो उन दोनों लड़कियों का जीवन इतना ज्यादा अलग कैसे हो सकता है, और नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये मानती हूँ के नाम पर पूरे का पूरा राष्ट्र एकत्रित हो जाता है। अच्छा एक बात ये और कहते हैं, ये तो संविधान के खिलाफ है जी, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन के खिलाफ है। कहां से है? संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं वापस उत्तराखंड का उदाहरण लेती हूँ, मैं गुजरात का उदाहरण लेती हूँ, और पहले भी जिस तरीके से कुछ बदलाव लाए गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करना था, उसके बाद भी तो चुनाव हुए हैं, और उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस जोर शोर से जीती है, उससे एक बात जाहिर होती है कि हम अगर सोसाइटी का एडवांसमेंट चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो पहला स्टेप है जो हमारे देश को लेना पड़ेगा। दुनिया में मुझे एक सेक्युलर नेशन बता दीजिए जो संविधान के आधार पर चलता हो, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो। एक भी ऐसा देश नहीं है। ठीक है रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद शादाब जी ये अपने कन्वीनियंस, ठीक है रशीदी जी जवाब दीजिए, अपनी कन्वीनियंस से मत बताइए, आपकी पसंद मैटर नहीं करती। रशीदी जी, बंगाल की जनता अगर बीजेपी को लाती है सर, वो भी ये सोच समझ के लाएगी कि उसे यूसीसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो लाती है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो यूसीसी चाह रही है, या फिर आप तय करेंगे यूसीसी होगा कि नहीं होगा? सुचारिता जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, और मैं चाहता भी हूं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आए। अरे बड़ी बात कह रहे हैं आप भाई। नंबर एक। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं चारू जी से, मैंने तो कुरान की और हदीस की बात की ही नहीं सिविल कोड को लेकर। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि यूसीसी का जो दाव है वो कहीं ना कहीं पार्टी को भारी पड़ सकता है। अब मुझे बोलने दीजिए, सुनिए बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कही है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ जाती हो, मैं आपसे सिर्फ एक आपके टीवी के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं चारू जी से। मुसलमान के पास सिर्फ 3 चीजें हैं जिसमें संविधान ने मुसलमान को ये कहा है कि 3 चीजें आप अपने धर्म के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हो, निकाह, तलाक और वरासत। इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं जिसको हम अपने धर्म के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हर्षवर्धन जी क्यों हंस रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यूसीसी में आप इन 3 को ही क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा रशीदी जी, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछती हूँ। आपने अभी ऑन एयर बोला, सुनिए मेरी बात, आपने अभी ऑन एयर बोला कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ बंगाल में बीजेपी आए। तो मैं आपसे उदाहरण के रूप में पूछती हूँ कि बीजेपी ने अब यूसीसी की बात रख दी है, तो अगर आप बंगाल के मुसलमान होते और आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूसीसी का दाव चल दिया, तो आप इनके लिए वोट करते कि नहीं करते? नहीं, मैं बंगाल का मुसलमान सबसे पहले तो क्यों होता? नहीं, अरे भाई नहीं है आप, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप होते, आप सपोर्टर हैं, तो यूसीसी के नाम पर आप पल्ला झाड़ लेते, आप कहते नहीं वोट करूंगा। सुचारिता, मैं वो बंगाली क्यों होता जिस पर बांग्लादेश होने के आरोप लगते हैं? मैं क्यों होता वो बंगाली? अब ये दूसरा क्यों होता, मैं बताओ ना मुझे। बिला वजह एक चीज है कि सोच लो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तो मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ सर, क्योंकि आपने ये कहा ना, आपने अभी ये कहा कि मुसलमान यूसीसी के नाम पर छिटक जाएगा, कुछ मेल तो अगर कोई सपोर्टर होगा तो वो क्या यूसीसी के नाम पर छिटक जाएगा? मैं तो ये समझना चाह रही थी, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर देखिए मैंने फिर कहा कि मैं यूसीसी का विरोध करता हूँ और विरोध करूंगा, ठीक है, और पार्टी में रहकर करूंगा, ये मेरा अधिकार। वो हम समझ गए, बिल्कुल। दूसरी बात, यूसीसी के नाम पर आप इन्हें वोट नहीं देते?
नहीं, फिर वही बात वोट की बात ला रही है हम। जब यूपी में वोट की बात आएगी अब तब ये हम दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना रशीदी जी। मैं सपोर्ट भी करता हूँ, मैं चाहता भी हूँ आए, तो सवाल सीधे बताइए। अच्छा हर्षवर्धन यूपी में सुनिए, ठीक है। अब हर्षवर्धन जी के पास इलेक्शन होगा, पूछ लेना ये सवाल। अब हर्षवर्धन जी, ये डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? मैं रशीदी साहब से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर बंगाल का मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, वो यूसीसी के नाम पर छिटकेगा क्या? वो कहेगा अब मैं इनको वोट नहीं दूंगा, अब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। नहीं सुचरिता, सबसे पहले मुझे हंसी इसलिए आ रही कि साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि भाजपा जीत जाए और सारे भाजपा के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। तो कोई भी जो देख रहा होगा टीवी, सिर्फ यूसीसी, कोई भी जो देख रहा होगा, गलत मत कीजिए ना। मैं सिर्फ यूसीसी का विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो मूल बात है, देखिए इसको बहुत गंभीरता से समझिए। हम टेलीविजन पर सिर्फ ये कि एकेडमिक टाइप डिबेट करें और कहें कि नहीं ये छुपा लेना है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमानों की एकमात्र नेता ममता बनर्जी हैं। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ा बहुत असर डालते हैं, पिछले कुछ चुनाव में उन्होंने साबित करके दिखाया है, विशेष करके बिहार में, महाराष्ट्र में। लेकिन हुमायूं कबीर मुझे ममता बनर्जी का ही एक दांव लगते हैं, जिन्होंने बाबरी पहले न्यू की, बड़े मजे से कोई पुलिस नहीं पकड़ती है, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर एक दिन स्टिंग भी आ जाता है चुनाव से पहले कि वो तो भाजपा 1000 करोड़ दे रही थी। अब जरा सोचिए, जो ऐसा आदमी है कि आज यहाँ कल वहां वहां, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पहले बाबरी बनवाई और उसके बाद फिर ये स्टिंग करवाया। तो देखिए अब ये दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि डिबेट खत्म होते होते ये बात आई है। लेकिन हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हुमायूं कबीर सीधे टीएमसी की उपज है। शांतनु जी, हुमायूं कबीर को उन्होंने खड़ा किया, बाबरी की बात हो गई, उन्होंने गिरफ्तार तक नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया और अब ये स्टिंग डाल दिया। सबसे पहला बात तो ये है कि अमित शाह जी आके करप्शन का बात कर रहे हैं और अभी 10,000 करोड़ का करप्शन का चीज सामने आया हुमायूं कबीर द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन अभी भी हम लोगों को याद में है। और देश में अगर सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी कोई है तो उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। सबसे ज्यादा सेकुलर पॉलिटिशियन कोई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, जो सबके लिए काम करते हैं। ममता बनर्जी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करता है। अब बीजेपी रूल स्टेट के तरफ झांक के देखिए, वहाँ पर एक बैन है। नहीं सर, उनकी बात पर रिएक्ट करिए ना शांतनु जी। नहीं खा पाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उनकी बात पर रिएक्ट कीजिए कि हुमायूं कबीर को तो टीएमसी ने ही आगे खड़ा किया। एन मौके पर ऐसा स्टिंग लगाकर फायदा किसे हो रहा है? अब ममता बनर्जी को हो रहा है। जो बात सही है वो निकल गया। हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का एक टीम बन के काम कर रहा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट का डिवीजन करने के लिए, और पीएमओ इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग इसलिए इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया है। इसमें मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम आया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम आया है, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आया है। पीएमओ तक पहुंच गए भाई चारू जी। इन्वेस्टिगेशन करके हाँ जवाब दीजिए भाई। हर्षवर्धन जी ने कहा हमें तो लग रहा है टीएमसी का किया कराया हो सकता है जी। देखो मैं एक बात इनको बता देना चाहती हूँ इस समय पर, ये ना अपने सपनों की नगरी में जीते हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले एक बात को समझ ले कि ये जो भी शगुफे से छोड़ते रहते हैं ये जनता को नहीं समझ में आ रहे। आपका कैंपेन प्लान क्या है कि आपका मच्छी खाना बंद करा देगी भारतीय जनता पार्टी, ये आपका नैरेटिव है। आपका नैरेटिव ये है पूजा पाठ बंद करा देगी भारतीय जनता पार्टी, जो मतलब इस बात के लिए फेमस है कि हम आपसे लड़ रहे हैं कि रामनवमी की हमारी यात्रा निकलने दीजिए, दुर्गा पूजा होने दीजिए। तो ये जो भी बातें इस चुनाव में कह रहे हैं ये सच बात है सुचारिता जी। ये बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, आपके बीच में मैं बोलूंगी। अच्छा एक मिनट, शांतनु जी सुन लीजिए ना वो क्या कह रही है। शांतनु जी सुनिए। हाँ नफीस से आप आ रहे। शांतनु जी मैं मानती हूँ सच आपको ज्यादा चुभता है, लेकिन इस समय एक कड़वा सच और याद कर लीजिए। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम तक नहीं बचा पाई, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई।